सरबत दा भला। सरबत दा भला का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिख धर्म का भला। सरबत दा भला का मतलब होता है कि सारी ह्यूमैनिटी का भला। इसी सवाल से जन्म हुआ खालसा एड का। नमस्कार दोस्तों आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं सन 1999 से, जहां पूरी दुनिया कोसोवो के युद्ध की तस्वीरों से भरी हुई थी। जगह जगह पर मार काट और हिंसा की खबरें आ रही थी। गोलियों की आवाज, टूटे हुए घर, रोते हुए बच्चे। इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा दिख रही थी वो थी इंसानों की बेबसी। इसी युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश सिख युवक ने पहली बार खुद से सवाल पूछा कि क्या इंसानियत का मतलब या फिर हम धर्मों का मतलब केवल भगवान से प्रे करना ही है। और इसी सवाल से जन्म हुआ खालसा एड का। खालसा एड की स्थापना रविंदर सिंह ने 1999 में ब्रिटेन में की। वे किसी सरकार का हिस्सा नहीं थे और ना ही किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जुड़े हुए थे। वे सिर्फ एक सिख थे जो गुरु नानक देव जी की उस शिक्षा को जीना चाहते थे जिसमें कहा गया था सरबत का भला यानी सबका भला। खालसा एड की नींव किसी बोर्ड रूम में नहीं रखी गई और ना ही किसी फंडिंग कॉन्फ्रेंस में। इसकी नींव युद्ध की राख, भूखे लोगों की आस और उजड़े हुए परिवारों के बीच में रखी गई। शुरुआत में खालसा एड कोई बड़ा ढांचा नहीं था। कुछ थोड़े बहुत वॉलंटियर, थोड़े से रिसोर्सेज और लक्ष्य सिर्फ एक कि जहां भी इंसानों को मदद की जरूरत हो वहां पे मदद पहुंचाने की कोशिश की जाए। और ये और उससे बड़ी बात कि ये मदद पहुंचनी चाहिए बिना धर्म, जाति या देश देखे बिना। यही सोच खालसा एड को बाकी राहत संगठनों से अलग बनाती है। समय बीतता गया और धीरे धीरे खालसा एड का नाम युद्ध और आपदाओं के बीच में गूंजने लगा। जहां बाकी की संस्थाएं पहले रिपोर्ट बनाती और परमिशन का वेट करती, वही खालसा एड के वॉलेंटियर वहां पहुंच जाते और सेवा में लग जाते। ना कोई झंडा, ना कोई प्रचार और ना ही कैमरों के सामने भाषण, सिर्फ काम। 2003 में जब इराक युद्ध ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, तब खालसा एड वहां पहुंची। उस वक्त हालात बेहद खतरनाक थे। चारों तरफ से बमबारी जारी थी। ट्रांसपोर्ट के रास्ते तक भी सुरक्षित नहीं थे, लेकिन स्वयंसेवकों ने काम अपना जारी रखा। उन्होंने राहत शिविर लगाए, लोगों को खाना पहुंचाया और लोगों को बेसिक मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई। उनके लिए ये कोई इंटरनेशनल मिशन नहीं था, ना ही मीडिया की नज़रों में आने का कोई मौका था। ये सिर्फ इंसानियत की पुकार थी। इसके बाद सीरिया, एक ऐसा देश जो कभी सभ्यता का केंद्र था, वो सिविल वॉर में खंडर बन गया। लाखों शरणार्थी, खासकर महिलाएं, बच्चे ठंड और भूख से जूझ रहे थे। खालसा एड ने वहीं सर्दियों में हीटर, कंबल, भोजन और सुरक्षित पानी की व्यवस्था की। खालसा एड ने कई बार ऐसी जगहों पर काम किया जहां भारी बड़ी राहत एजेंसियां जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। यजीदी क्राइसिस यानी यजीदी वुमेन क्राइसिस दुनिया की सबसे दर्दनाक क्राइसिस में से एक था। आईएसआई द्वारा यजीदी समुदाय पर अत्याचार किए गए, महिलाओं को गुलाम बनाना, बच्चों को छीन लिया जाना, ये सब उस दौर में चला जब आईएसआई हुकूमत में रहा। कि पूरे यजीदी समुदाय को खत्म करने की कोशिश की गई। ये सब इतिहास के काले अध्याय में से एक है। जब दुनिया सिर्फ बयान जारी कर रही थी, खालसा एड ग्राउंड पर मौजूद था। उन्होंने यजीदी शरणार्थियों के लिए खाना, आश्रय और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की व्यवस्था करी। और ये सब किया उन्होंने बिना किसी सैन्य सिक्योरिटी के और बिना किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट के। फिर साल 2019 और 20 के आसपास जब अफगानिस्तान एक बार दोबारा से तालिबान के कंट्रोल में आया और हालात अफगानिस्तान में बिगड़ने लगे, उस समय अस्पतालों में ना दवाइयाँ थी, लोग भूख से मर रहे थे और महिलाओं और बच्चों की हालत सबसे खराब थी। ऐसे समय में खालसा एड ने भोजन वितरण, मेडिकल हेल्प और जरूरतमंदों को बेसिक सर्वाइवल सपोर्ट देने का काम किया। ये सब उन्होंने बिना किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट के और बिना किसी सिक्योरिटी के किया। खालसा एड की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये केवल आपदा के समय नहीं वहाँ पर होता, बल्कि आपदा के बाद भी वहाँ पर बना रहता है कि जब तक लोग अपने आप को संभाल ना ले और अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए, हालात थोड़े से बेहतर ना हो जाए, वही दूसरे संगठन आते हैं, आपदा में बेसिक हेल्प देकर चले जाते हैं। खालसा एड वहाँ तब तक रुकता है जबकि हालात थोड़े स्टेबल ना हो जाए। वे सिर्फ खाना नहीं देता बल्कि सेल्फ सफिशिएंसी की दिशा में भी काम करता है।
भारत में जब किसान आंदोलन चल रहा तब खालसा एड सड़कों पर था। लंगर, पानी, मेडिकल सहायता, यहाँ तक कि ठंड में किसानों के लिए शेल्टर बनाए गए, उनके लिए वॉशिंग मशीन वहाँ पर उपलब्ध कराई गई और उन्हें सर्दी से बचाने के लिए हर प्रयास किया गया। ये सब किया गया बिना किसी राजनीतिक एजेंडा के। उन्होंने ना ये पूछा कि ये किस पार्टी को सपोर्ट करता है, ना ही ये देखा कि ये किस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हैं। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि वहाँ पर इंसान इकट्ठे हैं बिना किसी सर्वाइवल सपोर्ट के। अगर बात करें कोविड-19 के टाइम की, तो कोविड-19 की महामारी के दौरान भी खालसा एड ने दुनिया भर में बहुत ही सराहनीय काम किया। उन्होंने भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाए, खाने-पीने की व्यवस्था की, पीपीई किट प्रोवाइड्स करवाई और शवों के अंतिम संस्कार तक का भी इंतजाम किया। विदेशों में वो लोग जो कि इलीगल तरीके से वहाँ पर रह रहे थे और मेडिकल फैसिलिटी को अवेलेबल नहीं कर सकते थे, उनके लिए भी उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड कराई। उस समय जहाँ दुनिया भर का सिस्टम पूरी तरह से दबाव था, वहीं खालसा एड का नेटवर्क पूरी तेजी से लोगों की सहायता में लगा हुआ था। खालसा एड का कंपैरिजन अक्सर रेड क्रॉस जैसी बड़ी संस्थाओं से किया जाता है। फर्क यह है कि खालसा एड का डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज नहीं है। उन्हें किसी हेडक्वार्टर से लंबे अप्रूवल का वेट नहीं करना पड़ता। ग्राउंड वॉलंटियर सिचुएशंस को देखते हैं और तुरंत वहां पर कमान संभालते हैं और लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि जहां बाकी संस्थाएं काफी देर से पहुंचती हैं, वही खालसा एड के वॉलंटियर्स वहां सबसे पहले पहुंचकर लोगों को मदद पहुंचाने का काम जारी कर देते हैं। खालसा एड का खर्च लार्जली डोनेशंस पर चलता है, ना कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप का दबाव, ना ही किसी पॉलिटिकल अलाइनमेंट। ट्रांसपेरेंसी उनकी सबसे कोर वैल्यू रही है। यही वजह है कि डोनर्स उन्हें भरोसे के साथ हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल लगातार उठता रहता है कि जब खालसा एड पिछले 25 सालों से दुनिया के सबसे खतरनाक और कठिन इलाकों में मदद पहुंचाने का काम कर रहा है और लाखों लोगों की जिंदगी इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड होती है, तो अब तक इसे नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं मिला? दुनिया में ये सवाल कई बार उठाया गया है, खासकर जब मलाला और ओबामा जैसे नामों को कंपैरेटिवली कम समय में लिमिटेड ग्राउंड वर्क करने पर नोबेल प्राइज मिल सकता है, तो खालसा एड को क्यों नहीं? पिछले 25 सालों से खालसा एड के वॉलेंटियर दुनिया के सबसे खतरनाक और कॉन्फ्लिक्ट जोन में अपनी मदद पहुंचा रहे हैं और लोगों की मदद का कार्य जारी रखे हुए हैं। और ये सवाल खालसा एड के वॉलंटियर नहीं उठाते हुए, बल्कि वे कैमरे के सामने आते ही नहीं है और ना ही किसी प्रकार का खुद का प्रचार या प्रमोशन करते हैं। शायद यही वजह है कि उनका काम ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। खालसा एड की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ चैरिटी नहीं है, बल्कि एक आइडियोलॉजी है। ये एक ऐसी सोच है जिसमें सेवा कंडीशनल नहीं होती है, जहाँ मदद देने से पहले सवाल नहीं पूछा जाता, जहाँ धर्म दीवार नहीं बनता बल्कि पुल बनता है। खालसा एड के वॉलंटियर लगातार ये कहते रहते हैं कि हम कोई हीरो नहीं है, हम वही काम कर रहे हैं जो कि इंसान होने के नाते उन्हें करना चाहिए, और यही ह्यूमैनिटी उनको सबसे अलग बनाती है। ना कोई हीरो कॉम्प्लेक्स, ना ही कोई सर्वाइवर सिंड्रोम, सिर्फ काम। आज खालसा एड दुनिया के कई हिस्सों में एक्टिव है, अफ्रीका से यूरोप तक, एशिया से मिडिल ईस्ट तक। हर जगह उनका तरीका एक सा है, जरूरत समझो, रिसोर्सेज जुटाओ और ग्राउंड पर पहुंचो। ये कहानी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, ये एक उस सोच की कहानी है जो कहती है कि इंसानियत की कोई सीमा और कोई धर्म नहीं होता। युद्ध हो, भूख हो, प्राकृतिक आपदा हो या राजनीतिक संकट हो, खालसा एड के वॉलंटियर आपको हर जगह मदद पहुंचाते दिख जाएंगे। खालसा एड को समझने के लिए ये समझना जरूरी नहीं है कि वे कहाँ काम करते हैं, बल्कि ये समझना जरूरी है कि वे कैसे काम करते हैं। जहां दुनिया की बाकी ऑर्गेनाइजेशन परमिशन, प्रोटोकॉल और बजट को डिसाइड करने के बाद अपना काम शुरू करते हैं, वहीं खालसा एड का मॉडल इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। वह वहां पर डिसीजन दूर बैठे हुए किसी बोर्ड के द्वारा नहीं लिए जाते, बल्कि जमीन पर खड़ा स्वयंसेवक खुद से यह डिसीजन लेता है और हालात देख के फैसला करता है कि कहाँ और कैसे मदद पहुंचानी है। यही वजह है कि जब समय सबसे कीमती होता है, तो खालसा एड अक्सर सबसे पहले पहुंच जाता है। उन उन उनके वॉलंटियर कोई पेशेवर कर्मचारी नहीं है, बल्कि वे डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर, स्टूडेंट या शॉपकीपर, कोई भी उनका वॉलंटियर का काम कर सकता है। लेकिन जैसे ही कोई आपदा आती है, वो सब अपना भूमिका छोड़कर मदद पहुंचाने में लग जाते हैं। ना कोई वर्दी, ना कोई वेतन, ना कोई पद, सिर्फ जिम्मेदारी कि हमें लोगों की मदद करनी है।
इंडिया में काम कर रहे एक स्वयंसेवक ने बताया था कि उन्हें कई बार रात में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता था क्योंकि शेल्टर पहले शरणार्थियों के लिए बनाए जाते थे। उनके लिए ये कोई सेक्रीफाइस नहीं था, बल्कि ये उनकी प्रायोरिटी थी। खालसा एड का नियम साफ है कि पहले पीड़ित और बाद में स्वयंसेवक, यानी कि सबसे पहले मदद जो है आप पीड़ित लोगों को पहुंचाएंगे, उसके बाद आप अपने कंफर्ट जोन के लिए देखेंगे। खालसा एड का काम सिर्फ इमरजेंसी रिलीफ तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे भी काम करते हैं। उन्होंने अफ्रीका के कई हिस्सों में क्लीन वाटर प्रोजेक्ट शुरू किए, कुएं खोदे गए, वाटर फिल्टरेशन सिस्टम लगाए गए, ताकि लोग सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले सालों में भी सुरक्षित पानी पी सके। एजुकेशन भी खालसा एड की प्रायोरिटी का एक हिस्सा है। रिफ्यूजी कैंप्स में उन्होंने टेम्परेरी स्कूल शुरू किए गए जहां बच्चों को बेसिक एजुकेशन दी जाती है। किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म तक उन्हें प्रोवाइड करवाई जाती है। ये सब दान से आते हैं, लेकिन उनका असर किसी स्थायी निवेश से कम नहीं होता, क्योंकि खालसा एड का मानना है कि युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का ही होता है, और खालसा एड इस नुकसान को कम करने की पूरी कोशिश करता है। अभी पिछले ही वर्ष जब पंजाब बाढ़ की भयावह मार से जूझ रहा था, तब खालसा एड ने फिर से एक बार बिना शोर के जमीन पर उतरा और लोगों को मदद पहुंचाई। डूबी हुई बस्तियों में खाना, साफ पानी और मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कराई गई। लोगों के लिए टेम्परेरी शेल्टर्स प्रोवाइड कराए गए और महिलाओं और बच्चों को उनके घर से सेफ इवैक्यूएशन किया गया। जहां सरकारी मशीनरी और राजनीतिक बयानबाजी तस्वीरों और भाषणों तक सीमित थे, वहीं खालसा एड के लोग कीचड़, पानी और अराजकता के बीच लगातार काम कर रहे थे। लेकिन विडंबना यह है कि उसी समय भारत की गिरी हुई राजनीति और कुछ स्वार्थी राजनेताओं ने इस सेवा को भी शक की नजर से देखने की कोशिश की। सिर्फ खालसा एड को बार बार अलगाववादी, खालिस्तान समर्थक या देश को तोड़ने वाली संस्था बताया गया। सोशल मीडिया और खासतौर व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाने की कोशिश की गई कि खालसा एड को चीन से फंडिंग आती है। ये संगठन पंजाब को भारत से अलग करने की साजिश का एक हिस्सा है। इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट करने की कोशिश की गई। ये आरोप ना सिर्फ झूठे थे, बल्कि इंसानियत का अपमान भी थे। एक ऐसा संगठन जो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, तुर्की, यूक्रेन और भारत जैसे आपदाग्रस्त इलाकों में बिना धर्म, बिना राष्ट्र और बिना लोगों की पहचान पूछे उन्हें मदद पहुंचा रहा है, और वहीं उसे सस्ते राजनीति के लिए बदनाम किया जा रहा था। यही सोच दिखाती है कि हमारे यहाँ समस्या सिर्फ संस्थानों की नहीं, बल्कि नीयत की भी होती है। खालसा एड किसी परफेक्ट दुनिया की कहानी नहीं है, या किसी परफेक्ट और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की कहानी नहीं है। उनके रास्ते में भी बहुत सारे फेलियर आए, रिसोर्सेज की कमी आई, और बार बार उन्हें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। ये कहानी अभी चल रही है, और हर नई आपदा के साथ, हर नए संकट के साथ खालसा एड फिर से खुद को उसी सवाल के सामने पाता है कि इंसानियत कहाँ पुकार रही है, और हर बार जवाब वही होता है कि जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँचना है। कमेंट करके आप प्लीज़ बताइएगा कि आप खालसा एड के बारे में क्या जानते हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि खालसा एड को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।